आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 साइंस सन 2025 का आरबीएससी का पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है हमको थाइमस ग्रंथि, एडेनिन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, और इसमें ऑप्शन आएगा बे थायराइड ग्रंथि। अगर इसमें ओनली वृद्धि के बारे में पूछा होता, शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन है, तो उसमें हम कर देते पीयूष ग्रंथि, लेकिन इसमें पीयूष दे भी नहीं रखा है। तो उपापचय के लिए जो वृद्धि के लिए नियंत्रित करती है वो है थायराइड ग्रंथि। सेकेंड क्वेश्चन है, कौन से जीव में पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव उत्पत्ति हो सकती है। और इसका आंसर आएगा ए प्लेनेरिया। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपको पता है जो वृक्क होता है हमारा, जो किस तंत्र का भाग है, वो है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन से। इसका ऑप्शन होगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है। अब हमको देख रखा है इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ये सारे मानव हार्मोन है, और ये साइटोकाइनिन जो कि क्या है, पादप हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी द्वारा जनित जीन प्रारूप का अनुपात होता है। जीन प्रारूप पूछ रहा है हमसे यहाँ पे, और हमको पता है उसका प्रारूप क्या होगा, ए ऑप्शन 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। हमको सभी को पता है कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके कौन खाना बनाता है, वो है उत्पादक। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी में संबंध है। और हमको पता है जो वक्रता त्रिज्या होती है वो डबल होती है फोकस दूरी का। तो यहाँ पे जो कैप r इजकल टू में क्या हो जाएगा 2f। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, से। अगला है, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयवी विवरणों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश जो सबसे कम झुकता है होता है वह है, तो हमको पता है सबसे कम झुकने वाला जो प्रकाश होता है वो है लाल रंग का प्रकाश, और सबसे अधिक झुकने वाला होता है बैंगनी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, दिए गए परिपथ चित्र में P एवं Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। अब हमको P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको दो प्रतिरोध दे रखे हैं, 2 ओम और ऊपर दे रखा है 4 ओम। तो पहले हमको 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मिलकर हो जाएगा 4 ओम। अब हमारे पास ऊपर भी 4 ओम हो गया और नीचे भी 4 ओम हो गया। अब अगर इसको अगर हम सोल्व करने का ट्राई करेंगे, अब ऊपर और नीचे 4 ओम है, यानी कि वो किस क्रम में आ गए हैं, समांतर क्रम में आ गए हैं। समांतर क्रम में आ गए हैं, तो समांतर क्रम के लिए आपको सभी को पता है कि वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे अगर हम निकालना चाहें 1/RP इजकल टू में 1/R1 + 1/R2, तो वहाँ पे हो जाएगा 1/4 + 1/4। तो इसका जब एलशियम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 2, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 1 2, 2 2 4। तो 1/RP हमारे पास में आ गया 1/2। तो RP इजकल टू में क्या हो जाएगा 2 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि निम्नलिखित में सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। हमको पता है सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है चांदी, उसके बाद आता है तांबा कॉपर। तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार अंगूठा संकेत करता है विद्युत धारा की दिशा को। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा ए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक पर आरोपित बल की दिशा है। तो इसके लिए हमें फ्लेमिंग का वामहस्त नियम को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें हमारा जो वामहस्त नियम के अनुसार अंगूठा जो होता है वो बल की दिशा को बताता है, जो मध्यम वो जो तर्जनी होती है वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, और जो मध्यमा होती है वो हमारे विद्युत धारा की दिशा को बताती है। तो अगर इसमें हम ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र तो इस दिशा में है, विद्युत धारा कहाँ पर है, ऊपर की दिशा में। तो हमारा अंगूठा कहाँ की तरफ जा रहा है, पेज के अंदर की तरफ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कागज के भीतर की ओर जाते हुए, ऑप्शन नंबर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न है। हमको पता है कि जब भी कोई धातु और अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं, तो इसका अंदर ऑप्शन हो जाएगा ए।
फिर है एक उदासीन विलयन का पीएच है, उदासीन विलयन होता है 7 पीएच, उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2PbO प्लस सी, एरो आ गया, उसके बाद में रखा है 2Pb प्लस CO2 और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कथन सत्य की बात कर रहे हैं, तो हम अगर इसको थोड़ा सा मैं इसको लिख के समझाने की कोशिश करूँ तो मेरे हिसाब से ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या दे रखा है हमें कि 2PbO प्लस सी एरो 2Pb प्लस CO2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो PbO किस में बदल रहा है, PbO बदल रहा है Pb में, यानी कि इसका क्या हो रहा है अपचयन, और C के ऊपर क्या आ रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है उपचयन। तो वो देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन ये कह रहे हैं। तो इसमें देखो सीसा उपचयित हो रहा है, तो हमने कहा ना सीसा उपचयित नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा, कार्बन का उपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा कार्बन उपचयित हो रहा है। तो हमने देखा कार्बन क्या हो रहा है उपचयन हो रहा है, तो कार्बन का उपचयित हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। और ऐसे ही हमको दिख रहा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, हमने देखा लेड ऑक्साइड जो है वो अपचयित होकर किस में बदल रहा है Pb में, लेड में, तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही है। अब इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा द, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्फोरस परमाणु के M कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि फास्फोरस कितने नंबर पे आता है। तो आप जैसे ही चेक करोगे कि फास्फोरस किस नंबर पे आता है तो हमको तो चलेगा वो आएगा 15 नंबर पे। कितने नंबर पे आएगा 15 पे आएगा। और 15 को अगर मैं सेट करने की कोशिश करूँगा तो 2, 8 और 5 K, L और M कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब 5। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो हमको पता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है एल्केन, और एल्केन का सामान्य सूत्र जो हमने पढ़ा हुआ है वो क्या होता है CnH2n + 2। तो हमको देखना पड़ेगा n की वैल्यू रखेंगे और उसमें +2 करके देखेंगे कौन सा सही आ रहा है। तो C2H2 2 दूनी 4 होना चाहिए था, लेकिन +2 6 होना चाहिए था, ये गलत है। 2 दूनी 4 भी बाड़ी है, यहाँ C2H6 2 दूनी 4 + 2 यानी कि 6, तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा C सही है, जो कि ठीक है। इसके बाद बोल रहा है मेथेन में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या है। तो हमको पता है कार्बन जो है उससे CH4 मेथेन की बात कर रहे हैं, तो मेथेन के अंदर अगर हम देखेंगे तो कितने सहसंयोजक आबंध है 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 4। आप आते हैं रिक्त स्थान। हार्मोन की क्रिया को फिल इन द ब्लैंक क्रिया विधि नियंत्रित करती है। देखो इसके आंसर बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं अगर सोचूं तो इसमें 2 तरीके के आंसर बिल्कुल सही जाएंगे, क्योंकि पहला है हार्मोन की क्रिया विधि को अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नियंत्रित करती है, या फिर हम कर सकते हैं समन्वय क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें 2 आंसर हो सकते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या फिर समन्वय की क्रिया द्वारा। ये कह रहा है शाखान्वित आहार श्रृंखला से बना जाल आहार जाल कहलाता है। एक तो होता है आहार श्रृंखला, और इसमें लेकिन जाल की बात करें तो इसको क्या बोल देंगे आहार जाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि हमको सभी को पता है विद्युत धारा के जो तार होते हैं वो तांबे के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि विद्युत का अच्छा चालक है कौन कॉपर, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। इसमें आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से, हमको पता है जितनी ज़्यादा फेरों की संख्या बढ़ेगी उतना ही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होती जाएगी वृद्धि होती जाएगी। तो हम कह देंगे संख्या में वृद्धि करने से बढ़ता है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बनने यौगिक का नाम है। हमको सभी को पता होना चाहिए जब भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो इसका आंसर हो जाएगा MgO। लोहे और सोने में से अधिक तन्य धातु है। हमको पता है लोहे और सोने में से कौन ज़्यादा होगा, क्या जो ज़्यादा होगा सोना। सोना क्या है अधिक तन्य धातु है। फिर आता है अति लघुत्वात्मक प्रश्न, 3rd क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है श्वसन को परिभाषित कीजिए। आप देखो श्वसन का कहीं आंसर कहीं तुमने ये लिख दिया हो कि भैया सांस लेना व छोड़ना श्वसन कहलाता है, तो ये गलत है। हमको देना पड़ेगा कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज के विखंडन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा ऑक्सीजन के द्वारा होती है, इसी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना व पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है? तो हमको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या जाएगा प्रमस्तिष्क, है ना। है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण
लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सरसों या फिर गुड़हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि मेंडल के प्रयोग में मटर के सफ़ेद फूल का विपरीत लक्षण क्या है। हमको बताना है कि विपरीत लक्षण का मतलब ये होता है कि एक तो सफ़ेद कलर का दिखता है मटर का फूल, या फिर दूसरा कौन सा कलर का दिखता है, बैंगनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा विपरीत लक्षण क्या हो जाएगा इसका, बैंगनी। तो एक तो या तो बैंगनी हो जाएगा, दूसरा होता है सफ़ेद, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वाहन के पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। और हमको सभी को पता है पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। हमको पता है निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं। हमको पता है परिपथ में विभवांतर का मापन किससे किया जाता है, वोल्ट मीटर से। ठीक है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा को दर्शाइए। तो इसके लिए हमको क्या बनानी पड़ेगी, परिनालिका का चित्र बनाना पड़ेगा, जो कि हमको पता है। इसको हम क्या कर लेंगे, कुछ रिंग सी बना के उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और आगे एक इसमें स्विच लगा देंगे। बैटरी को इस तरीके से दिखा दिया जाएगा। इसमें 2-3 धारा तो ऐसे, 2-3 धारा नीचे की तरफ, और इसमें कुछ बना देंगे वक्र। तो ये यहाँ से निकल रहे हैं, विद्युत धारा यहाँ से तो क्या हो रही है, अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर आ रही है। तो ये वक्त इसका निशान इस तरफ होगा, और यहाँ पे ये जा रही है, उधर से ये बाहर आ रही है, तो इनका निशान इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से आपका परिनालिका का डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CaO + H2O डैश X कर दिया यहाँ पे प्लस ऊष्मा, और हमको पता है CaO + H2O, तो क्या बना लेगा वहाँ पे, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बीकर को चित्रित कीजिए। बीकर हमको पता है किस तरीके का दिखाई देता है, और ऐसे बना के दिखा देंगे। यही क्या है, हमारा बीकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत धारा परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल जलने लगता है। देखो इसमें 10वां क्वेश्चन है बीकर को चित्रित कीजिए। हमको पता है बीकर का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आपने ऐसे बना दिया होगा तो ये भी सही है, और आपके कई सारे बुक में भी कई बार बना के दिखा रखा है। इस तरीके की जो संरचना होती है किसकी होती है, बीकर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र लिखिए। तो हमको पता है वहाँ पे क्या होता है, C के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में क्या जुड़ रहा होगा, हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा। ये किसका, कार्बोक्सिलिक OH, सॉरी मेरी गलती, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर रहा है। C डबल बॉन्ड OH के साथ में जुड़ रहा होगा, तो ये कार्बोक्सिलिक समूह का प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल जलने लगता है। इस परीक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया है, लिखिए। हमको पता है विद्युत परिपथ में लगाने पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमको पता चल रहा है कि अम्लीय विलयन क्या कर रहा है, विद्युत धारा का सुचालक होता है। साथ में हमको पता है जब भी अगर उस विद्युत धारा का सुचालक हो रहा है, यानी कि पानी में मिलने के बाद में उसमें क्या टूट रहे हैं, आयन भी बन रहे हैं, तो हमसे इनका पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। हमको पता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में लिख देंगे इसमें ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, इसमें ऊर्जा का उत्पादन कम होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये यीस्ट के अंदर होता है। इसके बाद में इसमें लिख देंगे ये ग्लूकोज का, इसमें ग्लूकोज का विखंडन होके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसमें क्या बनेगा, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस तरीके से अंतर लिख दिए जाएंगे। फिर आ रहा है पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतियों को समझाइए। हमको पता है कि पादप जो होते हैं वो प्रकाश की, उसका जो ऊपर प्रभु वाला हिस्सा जो होता है वो प्रकाश की तरफ गति करता है, और उसका जो जड़ वाला हिस्सा जो होता है वो प्रकाश से विपरीत दिशा में गति करता है। इसको दर्शाने के लिए हमको इसके अंदर डायग्राम बना के देना था। तो हमको पता है आपका बुक के अंदर अभी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करके लिखना था, और इस तरीके से एक डायग्राम
यहाँ पे बना के दिखा देना था साइड से सनलाइट आते हुए, और जो इसका ऊपर रो वाला हिस्सा है वो प्रकाश की तरफ मुड़ रहा है और जो जड़ वाला हिस्सा है वो उसके विपरीत दिशा में बढ़ रहा है। तो ये धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन हो जाएगा और ये ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य लिखिए। तो इसमें 2 अंगों के बारे में पूछ रहा है, तो हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बता देंगे वृषण के बारे में। वृषण क्या है कि भैया वृषण का लिख देंगे, ये जो हिस्सा होता है हमारे शुक्राणु का निर्माण करता है। इसके अलावा इसी के अंदर ही हमारे शरीर से निकलने वाले वृषण ग्रंथि से ही हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर हम चाहें तो हम बता देंगे शुक्रवाहिनी के बारे में। शुक्रवाहिनी क्या करती है, ये शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाती है। चाहे तो तुम इसमें संबंधित ग्रंथियाँ होती है उसके बारे में लिख सकते हो। इसमें लिखने क्या लिखना चाहेंगे तो जो शुक्राशय ग्रंथि होती है तथा प्रोटाष्ट ग्रंथि से आने वाले श्रावणों को शुक्रवाहिनी में डालते हैं, इन्हें तरल माध्य और उसे पोषण प्रदान करता है, ठीक है। इसमें तंत्र भी बनाना था और इस तरीके से बस कार्य समझाने थे, डायग्राम नहीं बनाना था। इसके बाद है मानव में लिंग निर्धारण का आलेख चित्र बनाइए। तो हमको ये बनाना तो आता ही होगा सभी को, वैसे तो आसान सा ही काम है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। कि इसमें होगा क्या, पेज लूँ मैं अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या कर दूँगा, x और x y। पहले ये युग्मनज में टूटेंगे, x में टूट जाएगा और एक इसमें टूट जाएगा x और y में, और इस तरीके से ये x से चल जाएगा, ये x y से, ये x से और ये x y से। यहाँ पे बन जाएगा तो x y, x और x y। इस तरीके से हमको पता चलेगा कि 50% चांस तो क्या होते हैं लड़का होने के और 50% चांस से क्या होते हैं लड़की होने के। इसमें आरेख बनाने के साथ साथ इसमें लिख देंगे मादा, इसमें लिख देंगे नर, और इस तरीके से युग्मक और युग्मनज, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम को बना लेंगे, लेकिन इसको बनाने के साथ साथ 2 नंबर का है तो इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब भी हमको करना पड़ेगा। फिर आता है अपवर्तनांक किसे कहता है, इसका सूत्र लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए आपतन कोण की जाया व अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात ही एक नियतांक होता है, जिसे ही अपवर्तनांक कहा जाता है। इसका या फिर हम कह सकते हैं कि एक पहले माध्यम 1 में माध्यम 2 के सापेक्ष प्रकाश के चाल में परिवर्तन या फिर गति का अनुपात को ही क्या कहते हैं अपवर्तन कहते हैं। अब इसके सूत्र की बात करें तो हम 2 सूत्र लिख सकते हैं, या तो क्या लिख देंगे साइन आई अपॉन में साइन आर, जो कि भी अपवर्तनांक होता है साथ में, या फिर हम क्या लिख सकते हैं n/1, तो उसमें लिख देंगे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और इस तरीके से क्या आ जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। जब प्रकाश सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश हमारे वातावरण में आता है तो वहाँ पर हमको पता है कि विबग्योर के हिसाब से देखिए तो सबसे पहला आता है कौन सा कलर बैंगनी, फिर आता है इंडिगो, फिर आता है ब्लू। तो जो बैंगनी और इंडिगो कलर जो होता है ये क्या हो जाते हैं अपवर्तित हो जाता है, फैल जाते हैं और हमारे आंखों तक कौन सा कलर पहुँचता है नीला कलर हमारी आंखों तक पहुँचता है। इसलिए आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। तो हमको बताना पड़ेगा कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का इस्तेमाल शॉर्ट सर्किट या फिर ठीक है शॉर्ट सर्किट या फिर लघुपतन लिख सकते हैं उसको, अतिभारण ओवरलोड से बचाने के लिए किया जाता है। लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो इसमें हमसे चित्र बनवाने की कह रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा वहाँ पर डायग्राम बना के कि कैसे ये होगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमको, मैं आपको बुक के अंदर इसका डायग्राम दिखा देता हूँ, बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से बर्नर के ऊपर परखनली निकाल देते, नहीं नीचे लेड नाइट्रेट दिखा देते और उसमें से निकलना हवा को गैस जो ब्राउन कलर की निकल रही है ये या फिर भूरे कलर की जो निकल रही है इसको N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बता देते। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका डायग्राम बना देते हैं। और मैं चाहता था कि यहाँ पे अगर आप इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे अगर आप रिएक्शन भी लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। रिएक्शन जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको गर्म करेंगे तो PbO लेड ऑक्साइड NO2
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। जब भी कोई भी रिएक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे अगर आप रिएक्शन भी लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि NaOH प्लस जिंक, हमको पता है हमारे पास में क्षारक है। ठीक है, वो अगर किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो वहाँ पे लवण प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो यहाँ पे X की जगह क्या जाएगा H2 आ जाएगा। ठीक है, यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसके सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्णन कीजिए। हमको पता है कॉपर जो होता है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, बेसिक कार्बोनेट बना लेगा, तो यानी कि उसके ऊपर किस तरह की हरे कलर की लेयर आ जाएगी। ठीक है, बेसिक कार्बोनेट बना लेता है जिससे उसके ऊपर हरे कलर की लेयर आ जाती है। तो हमको पता ही है हमारे जो भी तांबे के बर्तन होते हैं उस पर जो ये ग्रीन कलर की जो लेयर आती है वो किसकी वजह से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से आती है। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है ऋतुस्राव होने के कारण समझाइए तथा इसकी अवधि लिखिए। हमको पता है ऋतुस्राव होता क्या है कि जो महिलाएं जो होती हैं उनका शरीर हर महीने अंडे के लिए, अपने गर्भाशय के लिए तैयारी करता है, जिससे उनकी जो अंदर की जो ग्रीवा होती है उसके अंदर की जो सतह होती है वो क्या हो जाती है, स्पंजी हो जाती है। और ऐसा नहीं होने पर वही व्यक्ति धीरे धीरे टूट कर नीचे टूट आती है, जिसे ही क्या कहते हैं हम, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। और हमको इसके अवधि के बारे में पता है, ये 2 से 8 दिन तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में ही, गर्भनिरोधन युक्ति अपनाने के कारण समझाइए तथा कोई एक गर्भ निरोधक युक्ति का नाम लिखिए। हमको पता है गर्भ निरोधक युक्तियाँ क्यों अपनाई जाती है, ताकि बच्चे का जन्म ना हो, जनसंख्या को नियंत्रित कर सके। यानी कि अवांछित कोई अगर चाह नहीं रहा है कि बच्चा हम नहीं चाहते तो उससे बच्चे को जन्म होने से बचाया जा सकता है। और युक्ति हमारे पास में कई सारे तरीके हैं, जैसे कॉपर टी है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके महिलाओं में लगा दिया जाता है, जिससे महिलाओं में अंडे का निषेचन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आ रहा है वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन बनने की प्रक्रिया को समीकरण द्वारा समझाइए। हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल के अंदर। ठीक है, जब उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती है, यूवी किरण पड़ती है, ठीक है, तो किस में टूट जाता है, ऑक्सीजन में प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। और यही ऑक्सीजन जो है जब O2 से रिएक्शन करेगी तो वहाँ पे क्या बना लेगी, O3, ओजोन का निर्माण कर लेती है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ओजोन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का एक मुख्य कारण किस रसायन को माना गया है। तो हमको पता है उसके लिए किसको माना गया है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाया गया था। तो हमको पता है UNEP। ठीक है, UNEP ने 1987 में एक संगठन बनाया जिसमें ये निर्धारित किया गया कि भैया आगे से हम CFC जो है हमारे वायुमंडल में जो उत्सर्जित हो रही है इसको नियंत्रित करेंगे, ताकि ओजोन को बचाया जा सके। उस UNEP की फुल फॉर्म क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए। प्रतिरोध को परिभाषित कर इसके SI मात्रक को लिखिए। ठीक है, और नेक्स्ट है नाइक्रोम तार के लिए विभवांतर एवं धारा के मध्य ग्राफ खींचिए। देखो सबसे पहला ओम का नियम है, हमको पता है ओम के नियम के अनुसार किसी भी तार के, किसी भी धारावाही चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। बस तार का जो तापमान है और जो प्रकृति है उससे होनी चाहिए, इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप लिख दोगे V इज प्रोपोर्शनल टू I, और V जब प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो वहाँ पे एक नियतांक लिखा जाएगा जो कि R होगा, तो V इक्वल टू IR हो जाता है। और जो R होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या है, कोई भी जो चालक तार होता है उसके अंदर धारा को प्रवाहित होने से रोकने का जो उसका गुण होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद इसका SI मात्रक पूछ रहा है, हमको R का प्रतिरोध का SI मात्रक पता है क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं नाइक्रोम तार के लिए विभवांतर एवं धारा के मध्य। ठीक है, विभवांतर एवं धारा के मध्य क्या बनाना है, हमको ग्राफ बनाना है। और हमको पता है विभवांतर और धारा के मध्य जो ग्राफ बनता है V और I यहाँ पे बढ़ रहा है, V ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पे जो आएगा वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू I आ जाएगा। इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है।
तो हमको पता है विद्युत धारा का प्रभावी प्रभाव क्या कहता है कि किसी भी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुछ समय पश्चात वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है? हमको पता है जो उसका ऊष्मा का जो सूत्र होता है H में I²R T। हमको पता है वो विद्युत धारा के ऊपर, प्रतिरोध के ऊपर और समय के ऊपर, वो कितने समय तक प्रवाहित हो रही है, इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। ओम के नियम के अध्ययन के लिए परिपथ को क्या कर रहा है, यहाँ पे चित्रित करवा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि वो चित्रित कैसे करा जाएगा। इसको मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार। वैसे तो सिंपल सा ही है यहाँ पे कि हमने क्या करना है कि बैटरी ले लेनी है 3 तरीके की, 4 तरीके जो भी आप लेना चाहो। पहला ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, चलो चौथा भी ले लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इसको जब बनाएंगे तो इसमें यहाँ पे गलत बना दिया, बढ़ा दिया इसको मैंने, पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो एक बार इससे कनेक्ट करके देखेंगे, एक बार इससे कनेक्ट करेंगे, इस बार इससे करेंगे। और हमारे पास में जो यहाँ पे एक हमने चालक तार लगा दिया है, इसको निक्रोम वायर बोल देते हैं यहाँ पे। और हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, वो सॉरी वोल्ट मीटर लगा दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे पहले जब वोल्ट मीटर पहली बैटरी लगाई तो उसके अंदर वोल्ट मीटर की रीडिंग को चेक करेंगे कितनी आ रही है, और उसमें एम्पियर की रीडिंग को चेक करेंगे कितनी आ रही है। फिर हमने दूसरी बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, फिर चेक करेंगे, फिर तीसरी को कनेक्ट कर देंगे, फिर चेक करेंगे, चौथी को कनेक्ट कर देंगे, फिर करेंगे। और इस तरीके से इसका डायग्राम यहाँ पे बना के दे देंगे। यही क्या है ओम के नियम के लिए चित्र, ठीक है। फिर कह रहे हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया को समझाइए और इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमको पता है क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विघटित हो जाता है और किसमें बदल जाएगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन गैस में, और उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसमें जो ये क्लोरीन बन रहा है और क्षार बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब इसकी हमको रिएक्शन भी लिख के दिखानी है। तो रिएक्शन हमारे को क्या है, NaOH लिख देंगे सबसे पहले तो हम यहाँ पे, ठीक है। तो NaOH की रिएक्शन किसी को भी दिखा देंगे, जैसे चलो लिख के देते हैं एक बार फटाफट से। NaCl, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और वो किस में है, जल में। तो क्या बना रहा है वो, NaOH प्लस क्लोरीन गैस ही बना रहा है। और कौन सी गैस में निकल रही है इसमें से, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लोर क्षार अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम इसको बैलेंस और कर देते हैं। जैसे 2Na, तो सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4, यहाँ पे 2 ही है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख भी दिया और समीकरण भी लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए और इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमको पता है जो बेकिंग सोडा होता है उसको जब भी गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर बेकिंग सोडा जो है वो किस में बन जाएगा, देखो हमको पता होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट के अंदर बदल जाएगा और इसमें H2O पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, केक के अंदर जो स्पंज होता है वगैरह इसी वजह से आता है। इसकी जो समीकरण लिखनी हो कैसे हो जाएगा, हमको पता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको क्या करा जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। गर्म करने पर क्या बनाएगा वो, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। अब यहाँ पे अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे Na2 है तो बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रहा है, अमीबा में पोषण की विधि को समझाइए। वो 1 नंबर में और बोल रहा है। हमको पता है कि भैया अमीबा जो होता है पहले अपने उसके पास में जो उत्पाद होता है उससे भोजन को घेरेगा, उसके बाद खाद्य रिक्तिका बनाएगा, उसको अंतर ग्रहण कर लेगा, उसका पाचन करेगा और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देगा। इस तरीके से पाचन होता है। आप बुक के अंदर इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का, तो आपको पता है अग्नाशय से कौन सा निकलता है, ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है
जो कि किसका पाचन कर देगा, प्रोटीन का पाचन कर देगा। फिर कह रहा है शुद्धांत में पाए जाने वाले दीर्घरोम का कार्य स्पष्ट कीजिए। हमको पता है जो दीर्घरोम होता है जो शुद्धांत में पाया जाता है, ये उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जहाँ पर दीर्घवाहिकों की बहुतायत होती है। यहीं से ही क्या करा जाता है, जो भी भोजन हमारा पचा हुआ भोजन है इसका अवशोषण किया जाता है और शरीर के अन्य भागों तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं पेरिमीशियम में पोषण की विधि को समझाइए। अब देखो पेरिमीशियम होने को तो वो भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन जैसे अमीबा की तो स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं होती, कैसे भी बन सकता है, लेकिन जो पेरिमीशियम होता है वो एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम हमारा खाना एक निश्चित जगह से लेते हैं मुँह से, वैसे ये भी एक निश्चित जगह से ही खाने को लेते हैं और इस तरीके से पाचन वगैरह इसके अंदर लेते हैं, उसको अंतर स्वर्ट करते हैं, पाचन करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर ये कह रहे हैं मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटोन पाचक एंजाइम का नाम लिखिए। तो हमको पता है हमारे जो जठर ग्रंथि होती है उसके अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है, पेप्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन है, पेप्सिन हार्मोन, जो कि क्या करता है हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ की शुद्धांत की लंबाई कम क्यों होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। देखो बाघ है जो भी शाकाहारी जो जीव होता है उनके पास शुद्धांत की लंबाई बड़ी होती है, क्योंकि वो घास वगैरह खाते हैं जिसके अंदर सेलुलोज होता है, जिसके पाचन के लिए शुद्धांत की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो ये बाघ वगैरह जो भी ये जो मांसाहारी जानवर होते हैं इनमें इनको सेलुलोज का पाचन की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनके अंदर शुद्धांत की लंबाई कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, ठीक है, तो हमको दे दिया अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण दे दिया। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं एक बार अभी हम इस क्वेश्चन का। किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से F लिख देते हैं, उस माइनस क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सिर्फ 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और हमको पता है U भी क्या दे दिया 24 सेंटीमीटर, और U हमेशा ही किस में आता है, माइनस में। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी कि हमको किसका मान पूछ रहा है, V का मान पूछ रहा है। हमको पता है 1/f = 1/v + 1/u। V की वैल्यू चाहिए तो U यहाँ पे जाके किसका हो जाएगा, माइनस को जाएगा, तो 1/f - 1/u = 1/v। तो हम चेक करते हैं 1/v = 1/f, f की वैल्यू है -16 माइनस 1/- का 24। अब ये जो माइनस का 24 है ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 1/16 ये माइनस ऊपर चल जाएगा तो 1/24। ठीक है, इक्वल टू में हमको देखना पड़ेगा 16 और 24 के अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा। ठीक है, तो 16 और 24 के अंदर अगर हम एलसीएम को चेक करेंगे तो हमको पता है 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 24 दूनी 48। तो यहाँ पे क्या जाएगा 48 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 16 के टेबल के अंदर ये 3 टाइम्स आ रहा है तो माइनस का 3, और उसमें 2 टाइम्स आएगा तो 2। यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 1/48 सेंटीमीटर, तो यानी कि v, अभी सेंटीमीटर गलत लिख दिया मैंने, तो 1/v की वैल्यू तो आ गई है। हमको v की वैल्यू चाहिए तो ये ऊपर चल जाएगा तो माइनस का 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमको पता चलेगा कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें उसको कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, पर्दे को 48 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव एवं फोकस मुख्य फोकस के मध्य स्थित बिंब के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए। अगर आपको ये बनाने को मिल जाता तो ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हमको क्या बनाना है, सबसे पहले तो अवतल दर्पण बनाना है। अवतल दर्पण बना लेंगे, ठीक है। इसके अंदर बीचों बीच में एक पी ले लेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। यहाँ पे अगर आपके पास स्केल है तो 2 सेंटीमीटर का स्पेस ले लेना है यहाँ पे, और हमको पी और एफ के बीच में रखना है। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। हमको पता है जो लाइट पैरेलल जाती है तो कहाँ से होकर निकलती है, वो एफ से होकर निकलती है, तो एफ से निकल जाएगी, ठीक है। और जो लाइट कहाँ से निकलती है, सी से होके जाती है ना, वो सी से जाने के बाद में सी से टकरा के चली जाती है वापस। तो इसको जब हम आगे पीछे की तरफ डॉटेड बनाएंगे हमको पता चलेगा कि ये आके इस जगह पे मिल जाएगा, तो हमको यहाँ पे मिलाएंगे और इस तरीके से बना देंगे।
तो हमको पता चलेगा इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बन जाएगा। जब वो पी और एफ के बीच में जब कोई भी ऑब्जेक्ट होती है, कोई भी वस्तु होती है, बिंब होता है, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनता है और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसके अंदर कि एक डॉक्टर प्लस 2 डायोप्टर क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, तथा इसके बाद में पूछ रहा है एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो कि हमको P की वैल्यू दे दी है +2.0 डायोप्टर और हमको P का सूत्र भी पता है, P इक्वल टू में क्या होता है 1/f। हमको F की वैल्यू चाहिए तो F इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/P यानी कि 1/2। अब हमको पता 1/2 में जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5, ठीक है। अब 0.5 आएगा। अब आपको बताना है कि आंसर मीटर में आएगा सेंटीमीटर में। हमको पता जब भी डायोप्टर लेता है तो फोकस दूरी जो होती है, मुख्य फोकस की दूरी होती है, वो किस में आती है, मीटर में आती है। अब हमारे को पता है इसके अंदर प्लस का आ रहा है साइन, ठीक है। फोकस दूरी अगर प्लस में आ रही है और उसकी वैल्यू भी प्लस में आ रही है तो कौन सा दर्पण होगा, वो कौन सा लेंस होगा, यहाँ पे कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। इसका आंसर ये अभिसारी लेंस और उत्तल लेंस, कुछ भी लिख देना, दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए जब बिंब F1 व 2F1 के मध्य स्थित है। तो हमको पहले उत्तल लेंस बनाना है, ठीक है। तो देखो उत्तल लेंस एक तरीके से काम करता है अवतल दर्पण की तरह, ठीक है। जिस तरीके से अवतल दर्पण के चित्र बने थे वैसे ही उत्तल लेंस के भी बन जाएगा, ठीक है। तो हमको तो एक पता है कि जो उत्तल लेंस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन खींच लो, उसके मिड वाले पॉइंट को O नाम दे दो, ये इस तरह से आगे बढ़ाओ, इस तरह से आगे बढ़ाओ। यहाँ पे F1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2F1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा F2 और 2F2, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, F1 व 2F1 के बीच में, F1 और 2F1 के बीच में, ठीक है। अब हमको पता है कि जो लाइट सीधे जाती है वो मुड़ने के बाद क्या हो जाएगी, फोकस से होकर निकलेगी, है ना, अपवर्तन के पश्चात, ठीक है। और हमको इसके बाद में पता होना चाहिए जो लाइट O से होकर जाती है, ठीक है, उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि इसका जो डायग्राम है वो क्या बन जाएगा, फोकस के पीछे, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, 2F2 के पीछे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, मिसेल की संरचना देते हुए साबुन और अपमार्जक की सफाई क्रिया का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो देखो मिसेल की संरचना हम बना देंगे, इसमें इजी सा काम है। कैसी है मिसेल की संरचना, बीच में तो क्या कर दो, कोई भी मैल दिखा दो, ठीक है, तो उससे झिलमिल झिलमिल सबके आगे Na+ लिख दो। ये किसकी संरचना हो गई है, मिसेल की संरचना हो गई है, ठीक है। इसके बाद में पूछ रहा सफाई की प्रक्रिया। हमको इसमें आंसर जब लिखना चाहेंगे तो इसमें लिख देंगे कि देखो जितना भी मैल होता है, ठीक है, तेलीय प्रकृति का होता है, और जब भी किसी साबुन या अपमार्जक को उसमें मिलाया जाता है तो उसका 2 सिरे होते हैं, जलरागी और जलविरागी। जलरागी जिसको जल से प्यार है यानी कि सोडियम वाला हिस्सा, जो जलविरागी वाला हिस्सा वो किससे आके मिल जाएगा, मैल से आगे बन जाएगा, जिससे मिसेल की संरचना बन जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही उसको थोड़ा सा भी रगड़ा जाएगा, कूटा जाएगा किसी डंडे से, तो वैसे ही वो मैल उसमें से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उसकी सफाई प्रक्रिया पूरी हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निहित रासायनिक समीकरण देखकर एथेनोइक अम्ल, कौन सा अम्ल है, एथेनोइक। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया का विश्लेषण कीजिए। पहला तो कौन सा बोल रहा है, एस्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक है। एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण जो अभिक्रिया है हमको पता है उसके अंदर क्या करा जाता है, ये CH3 यानी कि एथेनोइक की अभिक्रिया इससे करा जाती है अल्कोहल से। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3 CH2OH। अभी इस OH को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है, O और H को इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये किससे कनेक्ट हो रहा है, CH2 से
और CH3। तो जैसे ही इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो इसका हाइड्रोजन और इसका OH आपस में जुड़ जाएगा, जल बना लेगा, और ये वाला ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन हटा है इससे ये आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 COO CH2 CH3 प्लस H2O। और यहाँ पे ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण या फिर एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इसके अंदर क्षारक के साथ अभिक्रिया। हमको पता है ये एथेनोइक अम्ल है, ये क्षार है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि CH3 COOH की रिएक्शन किसके साथ करा लेते हैं, क्षारक के साथ, यानी कि NaOH के साथ करा लेते हैं। जैसे ही इसकी अभिक्रिया NOH के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 COO Na प्लस H2O। तो ये लवण बन गया, लेकिन इसको क्या बोल देंगे, सोडियम एसिटेट बोल देंगे। और इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मुझे बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में नहीं आया है, और साथ में ये भी बताइएगा कि आप कितने नंबर आ सकते हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।